अभी स्टार्ट करते हैं नोबल गैसेस को। ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 16, 17 हम लोग निपटा चुके हैं। अब 18 की बात करते हैं। 18 वाले को याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और कटरीना, जीती, रहना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगता है वैसे याद कर लो। He को क्या बोलते हैं? हीलियम, है ना। Ne को क्या बोलते हैं? नियोन। Ar को क्या बोलते हैं? आर्गन। Kr को क्या बोलते हैं? क्रिप्टॉन। Xe को क्या बोलते हैं? जीनन। Rn को क्या बोलते हैं? रेडोन। तो इस तरह से ये इनके नाम रखे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑलरेडी आती ही है, मैं एक बार स्पीडली करवा देता हूं। इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2, इसकी होगी 2s2, 2p6, इसकी होगी 3s2, 3p6, इसकी होगी 4s2, 4p6, इसकी होगी 5s2, 5p6, इसकी होगी 6s2, 6p6। अब देखिए इनके नाम क्या होते हैं। पहला नाम तो क्या है? ग्रुप 18 एलिमेंट, इनको हम नोबल गैसेस बोल सकते हैं। ज्यादा जो फेमस नाम था ना पहले, वो था इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों बोलते थे? कोई जनरली रिएक्शन ही नहीं करती थी। फिर जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, थोड़ा आगे बढ़े तो पता लगा कि इसके कुछ एलिमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। जीनन और क्रिप्टॉन जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इनका ज्यादा फेमस नाम रख दिया गया नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनका नाम पड़ा है नोबल मेटल से। जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जनरली रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम रिएक्शन करते हैं। ऐसे ये नोबल गैसेस भी कम रिएक्शन करती हैं। और इनको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम क्या हो सकता है इनका? ये क्या रखा जाता है? वो इन्हें बोला जाता है रेयर गैसेस, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो अभी हमने इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लीक से हटके चलती है, ठीक है। अब जिस हिसाब से ग्रुप 18 है, बिल्कुल ये कह लीजिए कि राइट मोस्ट है, और लेफ्ट राइट जब जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, बट इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। और भी बहुत सारे पैटर्न है जो आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले। तो अभी बात करते हैं अकरेंस की, कि ये पाए कहां पर जाते हैं, कैसे मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बोल दिया, रेयर गैसेज इन्हें बोलते हैं, बहुत कम हमें ये मिलते हैं, ठीक है। फिर भी जो इनका सबसे बड़ा सोर्स है वो है एयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वही इनका सबसे बड़ा सोर्स है। सभी नोबल गैसेज लगभग मिल जाती हैं एक्सेप्ट रेडोन को छोड़ के। रेडोन एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये ज्यादातर नहीं मिलता, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल एयर का जो वॉल्यूम है, उसका 1% जो है वो किसने भर रखा है? इज ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज ने भर रखा है। और उसमें से भी मैक्सिमम क्या है? आर्गन होती है। बात समझ में आ रही है कि ये नोबल गैसेज देखो धरती पे तो बहुत कम मिलती हैं, जो मिलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। हमारा आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी एयर में, और एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? आर्गन मिलती है। नोबल गैसेज 1% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। रेडोन नहीं मिलता। रेडोन हमें कैसे मिलता है? जब रेडियम का डिके करते हैं, रेडियम पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, देन ये ब्रेक हो जाता है किसमें? रेडोन में एंड हीलियम में। एक बात, इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है ना, तो ऐसे ही ब्रेक होता है 86 + 4, कुछ इस तरह से। इसका मास होता है 226, ये ब्रेक हो जाता है 222 एंड 4 के अंदर। तो अगर रेडोन की बात करें, रेडोन हमें कहां से मिलता है? रेडियम से मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो हीलियम और नियोन है, हीलियम एंड नियोन, वो हमें कहां से मिल जाता है? रेडियोएक्टिव मिनरल से भी मिल जाता है। रेडियोएक्टिव मिनरल्स कैसे? जैसे आपके पास हो गया मोनेजाइट। मोनेजाइट एक रेडियोएक्टिव मिनरल है, और अगर याद हो
मैंने आपको जब डीएनएफ ब्लॉक कराया था तो मैंने एफ ब्लॉक में बताया था कि जो लैंथेनोइड्स है वो मोस्टली हमें कहां से मिलते हैं, मोनेजाइट से मिलते हैं। तो ये भी रेडियोएक्टिव मिनरल से हमें क्या मिलता है, हीलियम एंड नियोन। अभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये मिनरल रेडियोएक्टिव है तो इसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमें मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगली बात करें तो जो हीलियम है, हीलियम हमें कहां से भी मिल सकता है, नेचुरल गैस से भी। नेचुरल गैस पता है ना, सीएनजी, उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, उनमें से हीलियम भी एक होती है। तो ये तो बात होगी इनकी अकरेंस की। अभी बात करते हैं इनकी आइसोलेशन की। अभी बात करते हैं आइसोलेशन की कि इन्हें सेपरेट कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ऐसा होता है कि जो सिंपल गैस है ना, सिंपल जो मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है इनका वो है एयर, ठीक है। अब एयर से अलग कैसे करते हैं इनको, तो क्या कर दिया जाता है, नीचे चारकोल बिछा दिया जाता है, ठीक है। अब चारकोल पे क्या होते हैं, नोबल गैसेज आके एडजॉर्ब हो जाती हैं, वो उस पे चिपक जाती हैं। फिर बहुत सारे नोबल गैसेज का मिक्सचर हमें मिल चुका है, फिर हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, दैट की इस मिक्सचर को हम लोग एक ऐसे ऑपरेटर में रखते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं। हर एक गैस का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो उस पे बॉइल होके इकट्ठी अलग अलग से करते रहेंगे। तो सेपरेशन कैसे किए जाते हैं, पहले एयर में से नोबल गैसेज के मिक्सचर को अलग किया जाता है। मतलब एयर के जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होता है हवा में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड फिर क्या है, नोबल गैसेज है। मतलब सबसे पहला तो काम हमें क्या करना है कि इनको अलग करना है। एक बार जैसे ही अलग हो जाती है फिर तो नोबल गैसेज बनते हैं, और नोबल गैसेज को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर होती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई। अभी एटॉमिक रेडियाई का बड़ा फंडा रहता है, मतलब एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि इनका एटॉमिक रेडियाई अलग होता है। तो पहले मैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है नोबल गैसेज की वो रहती है NH2NP6। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, हीलियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, बाकी सबकी NH2NP6 है। तो पहली बात क्या है कि नोबल गैसेज एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट करती है वो, इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। क्या होती है मोनो एटॉमिक फॉर्म, मतलब इनके एटम इकल्ला रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों सर, अकेला रहने क्यों पसंद करते हैं, क्लोरीन तो डाई एटॉमिक होता है, फिर ये हीलियम अकेला क्यों रहता है, नियोन इकल्ला क्यों रहता है। समझिए, जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे से जुड़ता है, लाइक कोई भी किसी से जुड़ता है ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। ऐसे इन हर एक एलिमेंट का आपस में क्या मतलब होता है कि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। बट अब यहां पे देखिए आप कि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसके पास के शेल होती है और के में तो मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। इनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, तो सबके सब स्टेबल है, तो इनको किसी दूसरे से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये किसी दूसरे एटम से मतलब ही नहीं रखते, अकेला अकेला एटम फिरता रहता है। तो ऐसे केसेस में वैन डर वाल रेडियस इज measured, van der Waals radius is measured for noble gases। नोबल गैसेज के लिए हम क्या मेजर करते हैं, वैन डर वाल रेडियस मेजर करते हैं। सर वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, लाइक मेरे बात समझो, एक नोबल गैस है ये, इसको कोई मतलब नहीं है, एक नोबल गैस है ये, इसको भी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब रेडियस जो निकाला जाएगा ना वो एक एटम का रेडियस नहीं निकालते, हम कम से कम 2 एटम को देखते हैं, उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। यहां पे जो डिस्टेंस बनेगा इसका हाफ करेंगे, उस हाफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। सर ऐसा क्यों, मैथ में तो ऐसे करते हैं, मैथ नहीं है ना, केमिस्ट्री है, थोड़ी सी अलग रहती है। समझ रहे इस बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि नोबल गैसेज के लिए वैन डर वाल रेडियस मेजर करते हैं, विच इज लार्जर देन एक्चुअल रेडियस। एक्चुअल रेडियस से भी बड़ा होता है ये, सच्चाई तो ये है। क्लियर है, पहली पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि इनका रेडियस देखो ना, एक्चुअल में तो इतना बनना चाहिए बट वैन डर वाल रेडियस कर रहे तो इतना है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा है। आप लिख सकते हो एटॉमिक रेडियस
of noble gases is larger than halogens, corresponding halogens, अपने halogen से भी ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या रीजन होता है इसका? यही रीजन है कि इनका वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। ये तो बात होगी। चलो अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसको किससे, लाइक फ्लोरीन को कंपेयर कर रहे हो नियोन से, क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हो आर्गन से, तो इनका ज्यादा होएगा। जबकि रूल ये होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज कम होना चाहिए, बट इनका ज्यादा होगा क्योंकि हम इनका कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल रहे हैं, हम इनका वैन डर वाल रेडियस निकाल रहे हैं। अगली बात, हम दूसरी बात पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। हमेशा की तरह हर बार एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि शेल बढ़ती जाती हैं। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है, मतलब जिस तरह से शेल बढ़ी है उतना न्यूक्लियस का चार्ज नहीं बढ़ता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। दैट्स व्हाई वो रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है। एंड अगर हैलोजन से कंपेयर करें तो इनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनके केसेस में वैन डर वाल रेडियस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वैन डर वाल रेडियस? बिकॉज ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मोनोटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज ये स्टेबल होती है। होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यार हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, है ना। तो इनका कंपेयर करें अगर हैलोजन से, तो हैलोजन से इनका साइज बड़ा है, हैलोजन से इनका साइज बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। बट एक्चुअल बात यह है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है। और यहाँ पे एक ही फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, और वो आप सभी को पता होगा, वो कौन सा है? ड्यू टू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। कोई देखो, हर कोई किसके साथ क्यों जुड़ता है? वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए जुड़ता है। अब ये ऑलरेडी स्टेबल है, इनको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने ना इनको किसी से देने, ये मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, ये मतलब मोक्ष द्वार पे खड़े होते हैं, तो ये किससे कोई मतलब नहीं रखते। ठीक है, हर एक नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करें एज यू मूव डाउन द ग्रुप, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो ना, देन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हमेशा की तरह डिक्रीज होगी। बेटा देखो एक बात समझ लो, अगर आपने ग्रुप 16 अच्छे से कर लिया ना, तो ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है तो सबकी सेम है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए डिक्रीज होगी, रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू वाई? इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज बहुत बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहां पे एक नोट लगा लेना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन एंड ऑक्सीजन, जिनोन एंड ऑक्सीजन हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी, सेम आयनाइजेशन एनर्जी। और यही एक बड़ा रीजन था कि जिनोन के कंपाउंड्स की खोज हो सकी। समझ रहे मेरी बात को? आयनाइजेशन एनर्जी पहले तो बात बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। दूसरी बात, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, वो कम होती जाएगी। और इवन जिनोन की इतनी कम हो जाती है कि ऑक्सीजन के बराबर उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ओके है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, कि सर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या फंडा है। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मेरी बात समझो। जैसे किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लिया, मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब मैं कोई चीज लेने जाऊंगा, मुझे चीज की जरूरत है तो मैं बदले में पैसे दूंगा। ऐसे ये एलिमेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बन गया ई नेगेटिव, और ये पैसे देगा, ये एनर्जी देगा वहां पे, तो डेल्टा एच क्या आता है भैया? नेगेटिव आता है। फोकस करना मेरी बात पे, डेल्टा एच क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है। बट अगर मैं दूसरी बात करूं कि नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज को हम NOB बोल देते हैं,
ठीक है, NO भी बोलते हैं। अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अब मुझे ये बताओ क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत स्टेबल होने के लिए होती है और ये स्टेबल ऑलरेडी है। मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? इसने इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं लेना। मेरी बात समझो, मेरे को लगी है भूख, ठीक है, तो मैं खाना खाऊंगा और बदले में पैसे दे दूंगा कहीं पे, और मैं फुल रजा बैठा हूं और मेरे दोस्त मेरे सर हो जाए कि भाई तू खा, मैं खाऊंगा क्या भाई? वो तो अनस्टेबल वाली बात है, बीमार होने वाली बात है। फिर तो क्या हो सकती है, शर्त लग सकती है, भाई तू खा के दिखा, हम तेरे को पैसे देंगे। कहा मुझे देने थे खाने के पैसे, कहा मुझे बदले में मिल रहे हैं। सेम फंडा होता है नोबेल गैसेस के साथ। नोबेल गैसेस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती और ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेती, बट कोई पंगे लेके बैठ जाए नहीं मैं तो। अब मेरी बात समझो, दूसरा समझो। अब मान लो साइंस वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, उन्हें जरूरत है, मैं पढ़ा रहा हूं, उन्हें पढ़ना है तो मुझे पे कर देंगे। बट अगर मैं आर्ट्स वाले बच्चे के सिर हो जाए, भाई तू पढ़, अरे भाई इससे की क्या जरूरत है केमिस्ट्री की? बट नहीं, मुझे भाई तूने पढ़ना है, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है पढ़ लूंगा, मेरे को पैसे दे देना। यही होता है ना। अब भीड़ में लेक्चर सुनने जाते हैं ये नेता जो भाषण देते हैं, किसको मजा आता है भाषणों में? तो क्या करते हैं, पैसे दे के लेके जानी पड़ती है वो भीड़, समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब समझो कोई सेलिब्रिटी आ गया, ठीक है, उसको देखने के लिए तो दुनिया पैसे भी देगी। बट ऐसे केसेस में जब इनके नेताओं की भीड़ सुननी पड़ जाए तो क्या होता है, पैसे इनको ही मिलते हैं। सेम फंडा इनके साथ। नोबेल गैसेस को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें इलेक्ट्रॉन दें तो क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है फुल हो चुकी है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन होगा ना वो बड़ी शेल में जाएगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो यही फंडा है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबेल गैसेस इज पॉजिटिव। नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? एनर्जी हैव टू बी सप्लाइड टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना है तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है या जीरो रहती है, मतलब लेंगे ही नहीं, वो लेंगे ही नहीं, उतनी एनर्जी नहीं दी जाती तो वो लेने ही नहीं वाले। क्लियर है? चलिए अभी बात करते हैं लास्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है दैट कि नोबेल गैसेस जो है एग्जिस्ट इन, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? वो एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, है ना। अगर मैं बात करूं तो नोबेल गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम। देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक अलग चीज होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना एक अलग चीज होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि उनको मेल्ट करना, उनके एटम्स को दूर दूर करना। इनके एटम्स ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, कोई तो एग्जिस्टिंग मोनोएटॉमिक फॉर्म में कर रहे हैं। अब जैसे मैं बताऊं मेटल्स है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड भी नहीं है। एग्जिस्टिंग मोनोएटॉमिक फॉर्म एंड अट्रैक्टेड टू ईच अदर, अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। किससे अट्रैक्ट होते हैं वो? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्ट होते हैं। वीक वैन डर वाल्स फोर्स वहां पे एक्ट करती हैं जहां पे चार्जेस नहीं बनते हो, तो वहां पे वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्ट काम करती हैं। तो इनकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, इनको ब्रेक करना बहुत आसान है। दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। एंड एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, देखो अभी ये चैप्टर खत्म होने पे आया है, मैंने आपको बताई थी जो वैन डर वाल्स फोर्स होती है वो डिपेंड करती है साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, वैन डर वाल्स फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप क्या लिखोगे? एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स स्ट्रोंगर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी।
इसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखो डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो वो इंक्रीज करेगी, वैसे इनका मेल्टिंग हो गई अभी आपको कि अगर आप इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हो, मतलब ग्रुप 17 से कंपेयर करो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों होगा सर कम? क्योंकि उनके एटम आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड से, उनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, आई मीन थोड़ी सी। और एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, हीलियम हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके एंड बेटा अभी बता रहा हूं कि परसों डाउट सेशन होगा, परसों बोले तो सैटरडे को डाउट सेशन होगा, तो आज शाम या कल सुबह तक, ठीक है, कल अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कल तक आप अपने सभी डाउट, जितने भी डाउट्स हैं, जो भी जिस भी आप बोर्ड से हो, जहां जहां पे भी आप डाउट फेस कर रहे हो, तो डाउट सेशन लिख के आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। डाउट सेशन लिख के अपने डाउट भेजने हैं, ठीक है, डाउट सेशन, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट और डाउट भेज देना, सो दैट कि हम सुपर रिवीजन बैच के डाउट सेशन में से कवर कर सके। चलिए बेटा निपटाओ इसको, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं शाम को।